हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार बच्चों के डाउट्स देख लो इंटीग्रेशन के शीट के। क्वेश्चन नंबर 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कोई डाउट? ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक है तो 0 से n इंटू टी तक को हम लिख सकते हैं n टाइम 0 से t। अब यहाँ पे लिमिट्स तोड़ लेना, 0 से π/2, π/2 से पाई, π/2 से पाई में ये क्वांटिटी माइनस cos x आएगी। ठीक है, तो फिर तो इंटीग्रेट हो जाएगा। और कोई डाउट बच्चों 6 तक इसके अंदर, 1 to 6? क्वेश्चन नंबर 6 तो ओरली करने का था। एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन पे मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विद x, और अब डिनोमिनेटर वाले को टी स्क्वायर मान लो। क्वेश्चन नंबर 7। मेन तो ये इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इंटीग्रेशन इज I इज इक्वल टू हाफ 0 से 1
ठीक है, आइडेंटिटी लगा दी इसमें, 2 sin A sin B वाली। अब मेन ट्रिक जो थी वो ये था कि हाउ डू आई यूज दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखो, आपको दिया हुआ है 2 अल्फा इज tan अल्फा एंड 2 बीटा इज tan बीटा। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। और ऐसे एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। और अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं यहाँ से, आपके पास एक तो साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा इस इक्वेशन से, उसको यहाँ पुट कर देना। और साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। सो दिस एक्सप्रेशन विल सिंप्लीफाई टू, और बच्चों कोई डाउट इसके अंदर? 10 तक और देख लो कोई। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 10th, तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स का मैक्सिमम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लो आप। एक तो ये फंक्शन जो कैपिटल एफ एक्स होगा, दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो, -10 से 10 है ना, तो इसको लिख सकते हैं पाई अपॉन 4√2 इंटू, दोनों तरफ 10 ऐड कर दो तो 0 से 20 आ जाएगा। फिर उसको लिख सकते हैं इंटू 10 टाइम्स 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स। अब 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो साइन पाई एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा 0 से 2 के बीच में, कुछ इस तरह से। सॉरी, और कॉस पाई एक्स का ग्राफ बनेगा इस तरह से, ये वैल्यू 1/2। मैक्सिमम कौन सा ग्राफ चलेगा, ऊपर वाला ये पोर्शन, फिर यहाँ से यहाँ तक का ये, फिर ये मैक्सिमम वाला ग्राफ हो जाएगा जो डार्क से मैंने बना रखा है। लेट्स से चेंज द कलर आल्सो। ठीक है, और मैक्सिमम की डेफिनेशन कितनी आ जाएगी यहाँ से, एफ एक्स विल बी
0 से लेके 1/√2 तक तो cos x, मतलब 0 से लेके 1/4 तक। उसके बाद फिर आपका sin x 1/4 से लेकर इस पॉइंट तक, विच इज 5/4। उसके बाद वापस से cos x। बस वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, यहाँ पे डाल के इंटीग्रेट कर लो इसको। इट्स मोर ऑफ फंक्शंस का क्वेश्चन है ये, मतलब इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल सी इसके अंदर। 16 तक बच्चे और कोई डाउट? 11 to 16। क्वेश्चन नंबर 14। 14th में हिंट क्या है, इसको आप ऐसा लिख लो 14th को, -1 से 1, ठीक है। ये बचा हुआ फंक्शन जो ये ऑड फंक्शन है, तो ये तो इंटीग्रेशन जीरो ही आ जाएगा, दिस विल बी जीरो। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है सिर्फ। इसमें भी आप देख सकते हो कि ये x⁵ 332 कॉमन निकाल लेना ऊपर, और x⁵ 333 को t मान लेना डिनोमिनेटर में। तो फॉर दिस इंटीग्रेशन पुट x इक्वल टू, है ना, x⁵ 333 को t डाल देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट। तो लिमिट्स देख के मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि लेट्स स्टार्ट विद द सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू 1/t। वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। सो नाउ ऐड द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो π/2 आ जाएगा ऊपर। cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, 0 से इंफिनिटी है। एंड दिस विल बी सेम एज नाउ 2 टाइम्स f इज इक्वल टू π/2। ये वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/sin थीटा का मॉड इनटू tan इनवर्स ऑफ, अच्छा थीटा की x की वैल्यू शायद आपको दे रखी है, थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई तक। थीटा 0 से पाई है तो मॉड sin थीटा की वैल्यू sin थीटा ही आ जाएगी।
तो यहाँ से एफ थीटा आ गया, 2 से डिवाइड कर दो, पाई/4 साइन थीटा इंटू इन्फिनिटी डालोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई/2 माइनस, जब x की जगह 0 डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा cot थीटा, cot थीटा मतलब हो गया पाई/2, मतलब tan इनवर्स cot थीटा मतलब tan इनवर्स tan पाई/2 माइनस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा पाई/2 माइनस थीटा। ये कंडीशन। 19 तक बच्चों कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 19 तक कोई डाउट? नाइनटीन्थ। एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है विद एफ डैश टू इज इक्वल टू 1, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एफ एक्स इज एफ डैश टू की वैल्यू हो गई इक्वेशन नंबर 1, 4a प्लस बी हमको पता चल गया ना, इसकी वैल्यू 1 है। अब ये जो इंटीग्रेशन है 2 माइनस पाई से 2 प्लस पाई, एफ एक्स मतलब हो गया ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, x माइनस 2 को डाल दो 2t, तो dx की वैल्यू आ जाएगी 2 dt, एंड दिस इंटीग्रेशन I becomes 2 टाइम्स ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो इसके बाद हो जाएगा, मतलब दिस कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी प्लस आर इंटू साइन टी, इस फॉर्म में आ जाएगा ये। इसमें से ध्यान रखना पी टी स्क्वायर प्लस आर इंटू साइन टी, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, जबकि क्यू इंटू टी इंटू साइन टी ये इवन फंक्शन होगा। तो इस वाले टर्म की वैल्यू तो जीरो आ जाएगी क्योंकि लिमिट माइनस पाई/2 से पाई/2 तक है। बस ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा, क्यू इंटू टी साइन टी वाला। सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, ये बाय पार्ट सॉल्व हो जाएगा। लिमिट्स पुट कर देना, गेट दी आंसर। 4a प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है, इसका यूज कर लेना, 4a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो आंसर आ जाएगा। मतलब देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट दिस क्वेश्चन। और कोई डाउट बच्चों इसके अंदर? मेक श्योर ये सारे क्वेश्चंस बच्चों अच्छे से कर लेना, क्योंकि मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसी में से क्वेश्चन रिपीट होंगे जेई एडवांस में, है ना, या कंसेप्ट रिपीट होगा, मतलब इसके अलावा कंसेप्ट पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली वैसे तो हम ये शीट देते तो उसमें मतलब टॉप रैंक्स वाले बैचेस में ही देते हैं, क्योंकि करा हुआ क्वेश्चन होगा तभी आईटी में कर पाओगे, नहीं तो क्लिक ही नहीं करेगा। ठीक है, तो देयर सम इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स इन्वॉल्वड इन द क्वेश्चन, मेक श्योर कि ये आपने ढंग से कर लिया असाइनमेंट शीट को। जैसे सेवेंथ क्वेश्चन अच्छा था, किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री का मैनिपुलेशन करा इसके अंदर हमने। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा है कंसेप्ट के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा था, मतलब सबसे हो गया, अच्छी बात है। 13 वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कंसेप्ट ही अलग है, मतलब उसका तो अगर क्लिक कर जाए आपको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
जनरली बुक्स वगैरह में नहीं होता, नए तरह के क्वेश्चन हैं सब, आईटीज ने इन कंसेप्ट पे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे हुए। तो और कोई डाउट है इसके अंदर? तो फिर लेट्स अदरवाइज लेट्स मूव टू द, राजन ट्राई करो या ऐसे ही पूछ रहे हो सोल्यूशन जमा करने के लिए? अगर ट्राई नहीं करा तो कर लो एक बार, यार अगली बार पूछ लेना। और सिर्फ इसलिए पूछ रहे हो कि सोल्यूशन कलेक्ट कर लें तो अलग बात है, जैसा बोलो। ट्राई करा था? ना ये हमें मतलब के हिसाब से इक्वेशन के नेचर ऑफ फ्रूट्स बताने हैं। तो बेसिक आइडिया है कि हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना आना चाहिए। फंडा ध्यान से देखो, टी की वैल्यूज को अगर हम देखें तो, क्योंकि इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में डी टी की वैल्यू जाएंगी 0 से लेके 1 तक, तो टी तो पक्का 0 से 1 तक ही है। अब हमें मॉड हटाने के लिए के की वैल्यूज के बारे में सोचना होगा। बहुत ध्यान से समझो कि व्हाट हैपेंस इफ के इज ग्रेटर देन 0। ध्यान रखना टी तो आपका इस इंटरवल में फिक्स है, टी तो 0 से 1 तक है। यदि के पॉजिटिव हो जाए तो मॉड टी प्लस के पॉजिटिव ही होगा। तो इन दैट केस यू कैन राइट मॉड टी प्लस के एज टी प्लस के। यदि हम के की वैल्यू -1 से छोटी कर दें, के की वैल्यू -1 से छोटी कर दी, अब ध्यान रखना टी 0 से 1 है, तो यदि के -1 से छोटा हुआ तो इन दैट केस, इनफैक्ट यहाँ भी चाहो तो इक्वालिटी केस भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऐसे ही लगा दिया, ठीक है। तो यदि के की वैल्यू -1 से भी छोटी हो जाए तो टी प्लस के पक्का नेगेटिव बनेगा, क्योंकि टी तो बेचारा 0 से 1 ही बन सकता है। तो इन दैट केस यू कैन राइट मॉड टी प्लस के एस माइनस टी माइनस के, एंड द केस बिकम्स इंटरेस्टिंग इफ के बिलोंग्स टू द इंटरवल -1 to 0, ठीक है। तो उस केस में देखो मॉड टी प्लस के की वैल्यू कितनी बनेगी? के की वैल्यू हमने एज्यूम करी कि के लाइज समवेयर हियर, है ना? नहीं सॉरी, मतलब के की वैल्यू यहाँ पे कहीं है, के यहाँ पे कहीं है। तो अब बहुत ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हैं -1 से लेके टी की वैल्यू यदि -k तक होती है, या चलो उसको भी, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके देख लो। जैसे सपोज हमने अगर k की वैल्यू -1/3 डाल दी, क्योंकि k -1 से 0 है, सपोज हमने k की वैल्यू माइनस या -2/3 डाल दी, सपोज k की वैल्यू -2/3, तो उस केस में t प्लस के मतलब हो गया मॉड ऑफ t -2/3। तो अब इसमें केसेस कैसे बनाओगे, मॉड कैसे हटाओगे? 0 से लेके 2/3 तक, फिर 2/3 से लेके 1 तक। तो इसमें हम दो केसेस बनाएंगे, 0 से लेके t की वैल्यू -k तक, और फिर -k से लेके t की वैल्यू 1 तक, ठीक। अब पहले वाले केस में अगर चलो तो जब t की वैल्यू 0 से लेके -k तक हो, यहाँ पे हमने k की वैल्यू -2/3 डाली है, तो इसके हिसाब से t की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 2/3 तक है। तो जब 0 से 2/3 होगी तो ये वाला मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पक्का नेगेटिव बनेगी। तो इन दैट केस दिस क्वांटिटी बिकम्स -t -k, और यहाँ पे हो जाएगा t प्लस k। तो इस तरह से आपको 3 केसेस बना के इस मॉड को हटाना पड़ेगा। जब इस मॉड को हटाओगे तो उसके बाद ये 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो लेट्स नाउ सॉल्व दिस फर्दर। अब हम केस 1 देख रहे हैं।
ये वाला k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस केस में इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू k प्लस इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 तक, तो दैट विल बी 1/2 प्लस k। अब इसके नेचर ऑफ रूट्स निकाल ही लोगे। ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया, और यदि k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये क्वांटिटी पक्का पॉजिटिव ही आएगी पहले केस के हिसाब से। तो देयरफॉर द रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। इसी तरह से फिर केस 2 सॉल्व कर लेना ये वाला, और फिर केस 3 सॉल्व कर लेना। बस वो ध्यान रखना k लेस देन इक्वल टू -1 है तो जो भी वैल्यू आएगी उसका k लेस देन इक्वल टू -1 से कॉमन देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक बार करके देख लो, नहीं होता तो फिर से पूछ लेना। वैसे आसान है, इस तरह के और भी क्वेश्चंस आएंगे आगे, है ना, तो अब केयरफुल रहना कि हाउ टू डील विद दिस क्वांटिटी। मॉड ऑफ टी प्लस के को कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ में आना चाहिए ठीक से। ये क्वेश्चन अभी तक आईआईटी में इस तरह के कंसेप्ट पे टेस्टिंग नहीं हुई है, तो देयरफॉर दिस मतलब दिस दीस एंटायर शीट्स बिकम वेरी सिग्निफिकेंट जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो बच्चों एक मैट्रिसेस वाली शीट और देख लो। इसमें देखो बच्चों, कोई डाउट है आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक? सर स्क्रीन शेयर नहीं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, एक सेकंड। अब ठीक है। यस सर। हाँ बच्चों, उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कोई डाउट है किसी में? ये तो आसान शीट है वैसे तो। सर सेवेंथ में सर एक सम में दिक्कत आ रही थी सर। किसमें? सर सेवेंथ क्वेश्चन में लास्ट में एक सम बन रहा है 2r-1 3 to the power r। 2r-1 3 to the power r। 3 to the power r, ये हाँ सर, इसका सिग्मा लेना है 1 से 50। तो बेटा ये पढ़ा तो रखा है तुम, ये एजीपी तो है, ये अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कॉमन रेशियो फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं।
सॉल्व कर लो इसको, सिंपल एजीपी है इसमें, मतलब क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर? नहीं आ रहा उससे आंसर एजीपी से? आ जाएगा सर। हाँ मतलब पढ़ा दिया रही है तो शीट, तुम तो रिवीजन शीट कर चुके हो उसकी ना प्रोग्रेशंस की, तो इसमें तो कोई ऐसा डाउट ही नहीं होना चाहिए सेवेंथ सर वो क्वेश्चन में। ध्यान नहीं आया सर उसको। अरे यार, अब एपी जीपी एजीपी नहीं ध्यान आएगी तो कैसे करोगे? चलो और बच्चों देखो कोई डाउट 10 तक? क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या हो गया? ये दो इक्वेशंस आ गई फर्स्ट सेकंड, तो मेरे ख्याल से इनको मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, फर्स्ट इंटू टू करोगे या डिवाइड कर लो तो उससे पी और क्यू कैंसिल हो जाएंगे, है ना? मतलब एक इक्वेशन ये आ गई, क्यू इंटू वन माइनस टी इज इक्वल टू पी इंटू सी। सेकेंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर लो, फर्स्ट अपॉन सेकेंड आंसर आ जाएगा। ए और डी में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, एक बार ए और डी पता चल गया तो सारी चीजें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11th, show that the matrix can be decomposed as a sum of a unit and nilpotent matrix। तो यूनिट मैट्रिक्स तो यही पॉसिबल है, और दूसरी मैट्रिक्स आपकी बन रही है इसमें वन, सॉरी, इस मैट्रिक्स को ए मान लो। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, या ए भी नहीं मानते इसको, कुछ बी मान लेते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर? बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो यहां से प्रूव हो गया कि बी इज एन इलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। सो देयरफॉर नाउ मैट्रिक्स ए इज बी प्लस आई, देयरफॉर a to the power 2007 will be equal to b plus I to the power 2007। इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा के एक्सपेंड कर लो। ध्यान रखना बी स्क्वायर, बी क्यूब, ये सारे नल मैट्रिक्स होंगे, ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया ना कि दिस इज नल मैट्रिक्स। 11 से लेके 15 कोई डाउट? सर 15 के ए पार्ट में आंसर 5 आ रहा है, पीछे 4 दिया है। हाँ सर, मेरा भी 5 आ रहा 5 आर आंसर। चलो एक बार देख लेते हैं वैल्यू सही आई है नहीं आई है। उसने बोला L इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज यदि ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। तो किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ज्यादा से ज्यादा कितनी एंट्रीज अलग अलग कर सकते हैं ना,
तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कुछ तो फिक्स है कि आपको 0 ही रखने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे आप कुछ नंबर रख सकते हो अलग से, और सो ऑन, A1 इस तरह से बनेगा। दिस इज अ टिपिकल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें बोल रहा है डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी हो सकती हैं, तो यहाँ तो 0 रहेंगे ही रहेंगे, इनका तो हम कुछ कर नहीं सकते। ऊपर सब डिस्टिंक्ट रख सकते हो आप। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कैन बी 1 + 2 अप टू n + 1, है ना, क्योंकि एक 0 भी तो हो गई डिस्टिंक्ट एंट्री। ये वाली तो एंट्रीज हैं 1 + 2 + 3 अप टू n, और एक 0 भी हो गई। सो देयरफॉर यू गेट n + 1/2 + 1। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज हैं, ये l की वैल्यू हो गई। इसी तरह से फिर m की वैल्यू होगी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ a इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। यदि m डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी डाल सकते हो, तो आप डायगोनल के अलोंग सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स डाल दो अलग अलग, दे विल गिव यू n, और एक 0 हो गया। फिर वो बोल रहा है p इज इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इफ a इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कम से कम कितने जीरो रख सकते हैं, तो आपको इस ट्रायंगल में तो जीरो रखने ही पड़ेंगे, कम से कम इतने तो रखने ही है। सो दैट विल बी 1 + 2 अप टू n - 1। ये वैल्यूज आ रही होंगी l, m और p की, इनको डाल दो, वेरीफाई कर लो क्या आंसर आता है। मतलब मुझे भी नहीं पता, चेक करके देख लेना। यस सर, 4 आ जाएगा। 20 तक बच्चों कोई डाउट? 16 से लेकर 20। 19th। 19th भी आसान है। तो उसने बोला a टू द पावर x शुड बी इक्वल टू a, तो फिर ऑब्वियसली हम पहले a² कैलकुलेट करके देखते हैं। इनफैक्ट आप a² कैलकुलेट करोगे तो a आ जाएगा, है ना, मतलब ये वेरीफाई करके देखना पड़ेगा। तो हमको पता चलेगा a² a है, इसका मतलब हुआ कि a³ a टू द पावर 4 ये सब a के बराबर होंगे। सो देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ x आर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो देयरफॉर द सेट कैपिटल X इज, ठीक है, इस तरह चलता रहेगा। अब उसने बोला है कि यू हैव टू फाइंड दिस कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, तो ये तो लिमिट्स में सिखाया था आपको। है ना, और x की वैल्यूज क्या क्या है, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलती रहेंगी अप टू इन्फिनिटी। लिमिट जैसा ही क्वेश्चन, मतलब लिमिट्स में करा हुआ है क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। बस x की यूनिक वैल्यू नहीं है, x की इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज आएंगी, 2, 3, 4, 5, 6 सब सेटिस्फाई करेंगी, बिकॉज यू हैव a² इज इक्वल टू a। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होने की वजह से इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। बिल्कुल यही कंसेप्ट एक ऊपर भी यूज हुआ होगा किसी क्वेश्चन में, अगर आप लोगों ने करा हो तो। क्वेश्चन नंबर 12th में भी ये कंसेप्ट यूज हुआ है ना, इसमें भी देयर आर इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज ऑफ x व्हिच विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। 21 तक और कोई डाउट? So question number 20. ये और भी दो मैट्रिसेस दी हैं, ठीक है। तो मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैट्रिक्स सी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? a इंटू बी के बराबर, है ना, मैट्रिक्स सी विल बी a इंटू बी फ्रॉम दिस डेफिनेशन।
और अब a इंटू बी निकाल लो कितना आता है, a दिस विल बी हाउ मच, है ना, ये मैट्रिक्स सी आ गई। अब उसने आगे बोला है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन जे लेस देन इक्वल टू टी 2, है ना, ये कंडीशन दी हमको। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, समेशन ऑफ सी आई जे। तो सी आई जे मतलब हो गया C11 C12 इन सब का सम, मतलब सम ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। तो इन सारे एलिमेंट्स का सम कितना आ जाएगा, देखो 1/x प्लस 3/x, तो ये तो हो गया 4/x, फिर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 2x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म में आएगा हमारे पास 6 9 10 प्लस x प्लस 3 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1, ये क्वांटिटी आ जाएगी। बस इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है हमको, मतलब लीस्ट वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू के लिए क्या करोगे, मे बी आई गिव यू सम आइडिया। क्या हम एम जी एम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लीव दैट फॉर द होमवर्क, एम जी एम से भी हो जाएगा, और चाहो तो डेल्टा डैश एक्स इक्वल टू 0 करके भी पता चल जाएगा। दोनों तरह से चेक करके देख लेना ना। क्वेश्चन का बेसिक मतलब तो ये कि आपको सी कैलकुलेट करना है विच इज ए इंटू बी, और फिर उसके सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। एक बार ट्राई करके देख लो, अगर हो सकता है आंसर गलत दिया हो, वैसे गलत होगा नहीं आंसर। आंसर सही है ना, देयर इज नो एरर इन द आंसर्स, असाइनमेंट शीट्स में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आंसर नहीं आ रहा तो मे बी क्या तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, एक बार चेक कर लो यहाँ तक सही कराए गलत कराए। नहीं हो तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं पूरा सॉल्व करके दे दूंगा आपको। अगर तब भी नहीं हो तो एक बार जस्ट चेक द कैलकुलेशंस। और कोई बच्चों डाउट इसके अंदर 21 तक? चलो फिर आगे चलें। हाँ चलो, टुडे विल अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स में ये चीज सीखा था दैट हाउ डू वी यूज the Cramer's rule and the determinants to find the nature of roots of a equation। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब मैट्रिसेस का कैसे यूज होता है। सबसे पहले बच्चों ये समझ में आना चाहिए आपको कि जैसे सपोज अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, सपोज यू आर गिवन दिस इक्वेशन।
तो हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो ऑब्जर्व दिस केयरफुली। सोचिए, देखो, जब आप लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो you'll गेट अ सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, वन एलिमेंट वाली एक मैट्रिक्स आपको मिलेगी विच इज कंटेनिंग ax प्लस by प्लस cz। राइट साइड पे भी एक सिंगल एलिमेंट वाली मैट्रिक्स है d, और दो मैट्रिसेस इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो this particular equation can be represented using the matrices in this particular form। अब सपोज हमारे पास दो इक्वेशंस हो, या लेट्स से देयर इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a11 x1 plus a12 x2। सपोज ये एक इक्वेशन है हमारे पास, फिर इसी तरह से एक और इक्वेशन है a21 x1 और इसी तरह से एक nth इक्वेशन और है an1 x1 प्लस ठीक। So this entire system of equations, linear equations, can be represented using the matrices in this particular format। एक तो हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है, इनटू अ वेरिएबल मैट्रिक्स जिसमें वेरिएबल्स होंगे x1 x2 x3 अप टू xn इज इक्वल टू एक राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स विच विल बी अप टू bn। सोचिए, देखो बच्चों एक बार कि इफ आई मल्टीप्लाई द लेफ्ट हैंड साइड, आप इस वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पहली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड। फिर अगली मल्टीप्लिकेशन में आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे एंड विल गेट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेकंड इक्वेशन। फाइनली हम दोनों साइड्स इक्वेट करेंगे तो हमें ये n इक्वेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली a compact way of writing the same expression is that ax is equal to capital B। a मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x मतलब वेरिएबल मैट्रिक्स, और b मतलब जो आपको राइट हैंड साइड दिया था। अगर यहां तक सबको समझ में आ गया है तो टाइप यस। किस तरह से हम इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं और किस तरह से आप एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिसेस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इफ दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टाइप यस। ठीक है, अच्छा, अब यहां से हम क्या करते हैं कि इसको दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। And that will give you x is equal to adjoint A upon B determinant A। ठीक है, और this is precisely the solution of the system of equations। इस सिस्टम का सॉल्यूशन इससे आ जाएगा, कैपिटल X is given by adjoint A into B upon determinant A। ये एक्चुअली A इनवर्स into B के बराबर है, हमने दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो जैसे सपोज क्वेश्चन आता है कि यू टू सॉल्व द सिस्टम यूजिंग
मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मतलब हुआ जहां पे आप मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करते हो टू सॉल्व द इक्वेशन। तो आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए इज इक्वल टू this matrix, x is given by x, y, z, and matrix B is given by the right hand side 6 to 1। तो हम इस पूरे सिस्टम को इससे डिनोट कर सकते हैं। एंड देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए? दिस विल बी इक्वल टू, इसको सीधे एक्सपैंड करके देख लेते हैं, 1 इंटू ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बच्चों आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0। एक बार चेक कर लो यहाँ तक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू चेक कर लेना एक बार। सर आंसर 6 आ रही थी। कितना आएगा? 6। 6 1 प्लस, अच्छा सॉरी, डिटर्मिनेंट ए विल बी 6 विच इज नॉन जीरो। ठीक है। अब देखो x की वैल्यू कितनी होगी, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x विल बी इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स को लिख सकते हो आप एडजॉइंट a इनटू b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट a तो हमने पहले ही पता कर लिया था 6 के बराबर है, तो हमें सिर्फ एडजॉइंट a कैलकुलेट करना होगा। तो अब एडजॉइंट a निकालते हैं। एडजॉइंट a मतलब आप हर एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे। तो 1 का कोफैक्टर हो जाएगा 0। फिर आप लोग भी बच्चों कैलकुलेट करते रहो है ना, ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। वेरीफाई भी कर लेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। सर हम्म सर कोफैक्टर मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज भी तो लेना है ना सर, डायरेक्ट तो कैसे आएगा? हाँ, ट्रांसपोज लेंगे ना, कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे फिर ट्रांसपोज करेंगे। ये बार बच्चों चेक कर लेना, मैंने ठीक कराया नहीं, आप लोग भी देख लो।
and all the values are satisfying this equation, तो आंसर इज करेक्ट। एक बार बच्चों देख लो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो इसके अंदर। Now the main thing that you have to understand here is, ये इक्वेशन तो चलो सॉल्व कर लोगे आप, x इज इक्वल टू a इनवर्स b करके यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। ये जो एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है, ये मतलब a इनवर्स की वैल्यू लिखी है हमने। तो दिस मेथड इज कॉल्ड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशंस। आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं और फिर उससे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखो, अगर हम इसको डिटरमिनेंट a को लेफ्ट साइड पे भेजें तो आई एंड अप विद डिटरमिनेंट a इनटू मैट्रिक्स x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। ऑर्डर का ध्यान रखना, b इंटू एडजॉइंट ए नहीं लिखना है, एडजॉइंट a इंटू b ही लिखेंगे इसको। Therefore, now what happens if suppose determinant a 0 आ जाए and adjoint a into b ये नल मैट्रिक्स ना हो। सोचिए देखो क्या होगा, यदि सपोज डिटर्मिनेंट a 0 आ जाए और एडजॉइंट a इंटू बी नल मैट्रिक्स ना होता हो। यदि डिटर्मिनेंट a 0 हुआ तो इसका मतलब हुआ कि आप मैट्रिक्स x के हर एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एज अ रिजल्ट, बिकॉज ऑफ दिस the left hand side will be a null matrix and right hand side will not be a null matrix, क्योंकि हम मान के चलने की adjoint a into b नॉन null matrix है। तो क्या ये दोनों इक्वल कभी हो सकते? नहीं हो सकते। and therefore this is a case of contradiction, यानी कि inconsistent system। यदि डिटर्मिनेंट a 0 आ जाए और adjoint a into b नॉन जीरो आ जाए तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक नल मैट्रिक्स बनेगी और राइट हैंड साइड पे नल मैट्रिक्स नहीं बन रही है। So therefore they cannot be equal, and therefore we say that the system will be inconsistent. Again, by the same kind of argument, suppose determinant a into x की वैल्यू है adjoint a into b, and suppose if determinant a is 0 and adjoint a into b is also 0, दोनों 0 आ जाए, ये भी नल, ये 0 हो गया और ये नल मैट्रिक्स है। तो अब देखो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। नल मैट्रिक्स मतलब ध्यान रखना इसमें एक्स वाई जेड की टर्म हट गई, और राइट हैंड साइड भी आपका नल मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका मतलब ये तो आइडेंटिटी हो गई। देयरफॉर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट बट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा? जब डिटर्मिनेंट ए 0 हो लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स ना हो। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है और एडजॉइंट ए इंटू बी भी नल मैट्रिक्स है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा लेकिन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। एंड इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो, जैसे हमने यहां पे देखा था कि यदि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आता है, so this implies that the system has unique solutions। और ये यूनिक सॉल्यूशन कैसे आएंगे? ये आएंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके, adjoint a into b upon determinant a, this will give you the unique solution। तो यही चीज बच्चों मैंने यहाँ पे ये टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है कि ax इक्वल टू b, ये आपका सिस्टम रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। हमने दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास ये कंडीशन आ गई। यहाँ से आता है x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b विच इज adjoint a इंटू b अपॉन डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a को लेफ्ट साइड पे भेज दो तो आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट a इंटू x इज adjoint a इंटू b। और फिर यहाँ से ये कंडीशंस आ रही हैं कि यदि डिटर्मिनेंट a 0, पहला केस तो हो गया कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। यदि सिस्टम कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट a नॉन जीरो होगा। यदि डिटर्मिनेंट a 0 हुआ और सिस्टम में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुए तो फिर adjoint a इंटू b नल मैट्रिक्स आएगा। यदि सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है तो adjoint a इंटू b नल मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी यूज द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड टू प्रिडिक्ट कि किसी इक्वेशन के
नेचर ऑफ रूट्स किस तरह के होंगे, सिस्टम किस तरह का होगा। यही सेम चीज हमने डिटर्मिनेंट में भी सीखी थी कि यदि डेल्टा 0 है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों 0 है तो सिस्टम हैज इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस। यदि डेल्टा 0 है और कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए तो सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, और यदि डेल्टा नॉन जीरो है तो सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। तो आप डिटर्मिनेंट्स भी यूज कर सकते हैं, मैट्रिसेस भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, अगर ये मेथड समझ में आ गया है तो टाइप यस। ये किस तरह का क्वेश्चन मैं घर के लिए छोड़ रहा हूँ, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व करना है इसको। दिस वाज द होमवर्क। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको डेफिनेटली। मतलब अगर मेरे पर्सनल चॉइस पूछो आप, तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद नहीं आता। आई जनरली स्टिल प्रेफर डिटर्मिनेंट्स। मैं डिटर्मिनेंट्स प्रेफर करता हूं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। डिटर्मिनेंट्स इज बेटर देन मैट्रिक्स इन्वर्जन। ठीक है, although I use one more method which is not in your curriculum of CBSE और JEE, लेकिन ये अंदर इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं और बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, तो एक बार वो मेथड बता देता हूँ मैं आपको, दैट इज कॉल्ड गॉस एलिमिनेशन मेथड। सिलेबस में नहीं है, सब्जेक्टिव एग्जाम्स में मत यूज करना, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप काम कर सकते हो उससे। तो सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी बिहाइंड दिस पर्टिकुलर मेथड। गॉस एलिमिनेशन के पीछे बेसिक फिलोसफी क्या है इक्वेशंस की, वो समझते हैं। सपोज बच्चों मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज E1 and this equation is E2. Now when you solve these equations, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3, सॉरी x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4 और y की वैल्यू मिल जाएगी 1। सॉल्व करके ये आ जाएगा ना, दिस इज नॉट अ टफ जॉब। नाउ my question is that what happens if I multiply the equation E1 with, let's say, 3 on both sides? मतलब मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन को x प्लस वाई इक्वल टू 5 की जगह मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख दूं कि 3x प्लस 3y इज 15 एंड आई लीव द सेकंड इक्वेशन एज इट इज। तो मेरा सवाल यह है कि क्या फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करने पे सिस्टम के इक्वेशंस, मतलब जो सिस्टम है इन इक्वेशंस की इक्वेशन तो चेंज हो रही है, डेफिनेटली चेंज हो रही है, क्या सोल्यूशन पे कोई इफेक्ट आएगा? If I multiply an equation on both the sides with some non-zero quantity, will it affect the solution of the system? Yes or no? If I multiply both sides of a equation with same non-zero number on both sides, तो क्या सिस्टम के सॉल्यूशंस पे इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा, है ना? ऑब्वियसली इट्स क्वाइट इजी, नहीं आएगा। तो बेसिकली हमको समझ में आता है कि यार इफ आई मल्टीप्लाई multiplying an equation with same non-zero number on both sides, this will not affect, this will not change the solution of the system of equations. ठीक है, अच्छा, now my second doubt is, I still want to know one more thing, कि यार मैं यदि इन इक्वेशंस का ऑर्डरिंग चेंज कर दूं, सपोज मैं इक्वेशन 1 जो है उसको बोलूं x माइनस वाई इक्वल टू 3 और इक्वेशन 2 को बोलूं x प्लस वाई इक्वल टू 5। मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जो इक्वेशन पहले नंबर पे लिखी उसको मैं दूसरे पे भेज देता हूँ, और जो इक्वेशन दूसरे नंबर पे लिखी उसको हम पहले के नंबर पे भेज देते हैं। हम इक्वेशंस की सीक्वेंसिंग चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज थर्ड इक्वेशन, थर्ड को फोर्थ बना लिख देते हैं, फोर्थ को फिफ्थ इक्वेशन को पहले नंबर पे लिख देते हैं, एंड सो ऑन। सो अगेन माय क्वेश्चन इज, विल द change in the sequence of equations have any effect on the final solution? क्या फाइनल सॉल्यूशन चेंज होगा यदि हम इक्वेशंस की ऑर्डरिंग चेंज कर दें?
ordering of equations is changed, but will it affect the system of equations in any way? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर अभी भी 4 और 1 आएगा या चेंज होगा? तो ऑफ कोर्स सेम आएगा, है ना? आप ये बोलो कि सेम आएगा, भाई सेम आएगा तो इसका मतलब कि हम इक्वेशंस की ऑर्डरिंग चेंज करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? तो दिस वाज द सेकंड पार्ट. नाउ द थर्ड पार्ट, लुक एट दिस केयरफुली. सपोज हम पहली इक्वेशन तो ये लिख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये तो अपने पहली इक्वेशन लिख दी. अब मैं इक्वेशन 2 की जगह एक नई इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन 3. और ये इक्वेशन मैं कैसे बना रहा हूँ? मैं इसको बना रहा हूँ 2 टाइम्स E1 प्लस 4 टाइम्स E2 करके. पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, उससे मैं एक इक्वेशन बना रहा हूँ E3. सो दैट विल बी सेम एज 6x. फिर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको 4 से करा, माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको हमने 2 से करा 10, इसको हमने 4 से करा 12, एंड वी ऐड. So what happens if I solve these two equations, first and second? Will I still get the same solution or will the solution change? 4, 1 अभी भी satisfy करेगा या change होगा? Will the solution remain same or will the solution change? I am changing the equation. मैंने E3 को E1 और E2 का linear combination बना के लिखा है. तो अभी जो solution आएगा वो same आएगा या change हो जाएगा? तो आप बोलोगे सेम आएगा, है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं कि the solution will be again same. So that means I can replace an equation with the linear combination of मतलब with the की जगह let's say with its linear combination, क्योंकि आप जिस इक्वेशन को हटा रहे हो उसको इन्वॉल्व करना जरूरी है. तो with its linear combination with other equations. ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन को E1 को रिप्लेस कर सकते हो बाय अ लीनियर कॉम्बिनेशन विच इन्वॉल्व्स E1, है ना? मतलब हम ये नहीं कर सकते कि E1 हटा दिया और E1 की जगह E2 लिख दिया. मतलब जैसे सपोज आपने फर्स्ट इक्वेशन तो थी x प्लस वाई इक्वल टू 5, और अब हम E2 को चेंज कर रहे हैं, हम E2 की जगह E3 इक्वेशन लिख रहे हैं, लेकिन E3 में हम E2 को इन्वॉल्व ही नहीं करें, हमने वापस से ऐसा लिख दिया 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. तो अब चेंज हो गया सिस्टम. अब आंसर 4, 1 नहीं है, अब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस है. पहले यूनिक सॉल्यूशन थे, अब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस है. तो आप जिस इक्वेशन को रिप्लेस कर रहे हैं, अगर आपने E2 को रिप्लेस करा है तो E2 को इन्वॉल्व करना पड़ेगा लीनियर कॉम्बिनेशन में. So these three parameters, if you have understood these three things, तो our job is done. मतलब हमको बेसिक गॉस एलिमिनेशन समझ में आ जाएगा. एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. पहली चीज हमने देखा कि आप इक्वेशन को दोनों तरफ सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दूसरी चीज हमने देखी थी कि आप इक्वेशंस की ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हैं. और तीसरी चीज हमने देखी थी कि आप किसी भी इक्वेशन को रिप्लेस कर सकते हो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन विद सम अदर इक्वेशंस, उससे भी सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो अब इस पूरी चीज को अब हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में उतारना चाहते हैं. वी वांट टू डिफाइन एन एल्गोरिथम. हम एक एल्गोरिथम बना रहे हैं. एल्गोरिथम में बच्चों हम क्या करेंगे कि सपोज यू हैव द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a11x1, वही सेम जो हमने पहले देखा था, सपोज वही सिस्टम हम ले लेते हैं फिर से. है ना, ये ले लेते हैं वापस. वी टेक द सेम सिस्टम, बट नाउ व्हाट वी डू इज इंस्टेड ऑफ डिजाइनिंग द थ्री मैट्रिसेस ए एक्स एंड कैपिटल बी, इन्वर्जन में हमने तीन मैट्रिसेस डिफाइन करी थी ए एक्स एंड कैपिटल बी. यहां पे बच्चों हम एक सिंगल मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं. लेट्स से वी यूज दिस सिंबल. हम एक सिंगल मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं ए ऑगमेंटेड बोलते हैं इसको. तो ये मैट्रिक्स हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इसमें हम लिख रहे हैं सिर्फ कोफिशिएंट्स A11
A12, A13 अप टू A1n, फिर A21, A22, A23, A2n and so on, AN1, AN2, AN3 and so on up to ANn. And now I'm not closing this brackets, मैं एक पार्टीशन बनाता हूं और उस पार्टीशन के राइट साइड पे मैं ये B1, B2, B3 लिख लेता हूं। तो मतलब ये दिस इज कॉमनली कॉल्ड दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, नाम है इसका, मतलब आप नाम ना भी याद रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने एक सिंगल मैट्रिक्स बनाई विच इज कॉल्ड दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम, और इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से आप ध्यान से देखो तो आपको ये पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। पार्टीशन मतलब हुआ इक्वल टू, ठीक है। तो जैसे सपोज अगर हम एक ऑगमेंटेड सिस्टम लिखना चाहें, हमने एक ऑगमेंटेड सिस्टम लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, so from this augmented system can we identify the equations? अगर हम वेरिएबल को x और y से डिनोट करें तो बच्चों आप बता सकते हो इसमें कौन सी दो इक्वेशंस इन्वॉल्व हो रही हैं इस ऑगमेंटेड सिस्टम में, ये कौन से दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? जस्ट टाइप द आंसर। मैंने एक ऑगमेंटेड सिस्टम लिख दिया है 2 1 3 पार्टीशन के राइट साइड पे, फिर 3 -2 1। तो ये जो ऑगमेंटेड सिस्टम मैंने लिखा हुआ है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई है, ये कौन सी दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है? जस्ट टाइप दोज इक्वेशंस, टेक द वेरिएबल्स एज x एंड y। Very good. So this will denote the system of equations 2x plus y is equal to 3 and 3x minus 2y equal to 1, है ना? ये सिस्टम डिनोट कर रही है ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो आप किसी भी सिस्टम के लिए एक ऐसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऑल्टरनेटली हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देख के इक्वेशंस भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब नाउ लेट्स लुक एट दीज थ्री रिलेशंस। ये जो हमने 3 पॉइंट्स देखे थे ऊपर, इनको वापस से देखते हैं। और अब की बार बच्चों हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रेफरेंस में समझते हैं, इन पॉइंट्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रेफरेंस में समझते हैं। पहला पॉइंट हमने लिखा था कि मल्टीप्लाइंग एन इक्वेशन विथ सेम नॉन जीरो नंबर ऑन बोथ साइड्स। आप किसी भी इक्वेशन को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के टर्म्स में क्या मतलब हुआ कि आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की किसी भी रो को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी की पूरी रो, ध्यान रखना पार्टीशन के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, you can multiply both sides of this augmented matrix with the same non-zero number, उससे इस सिस्टम के सॉल्यूशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? मतलब प्रोबेबली हम इस सिस्टम को ऐसा लिख सकते हैं कि 4 2 6 3 -2 1। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाली रो को, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये आपका पहला पॉइंट है। सेकंड है ऑर्डरिंग ऑफ इक्वेशंस चेंज करने से हमें फर्क नहीं पड़ता था, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आप दो रोज इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन इंटरचेंज टू रोज इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मैंने दो रोज को इंटरचेंज कर दिया, तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट था, है ना? सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तीसरा था कि आप किसी भी इक्वेशन को उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर सकते हो। तो मैट्रिक्स की लैंग्वेज में इसका मतलब हुआ कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आई कैन गो फॉर लेट्स से दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की R2 को हम लिख देते हैं R2 3R2 प्लस 2 टाइम्स R1, ऐसा आप लिख सकते हो, ये जस्टिफाइड है। ये काफी हद तक डिटर्मिनेंट जैसे ही है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है इनमें, डिटर्मिनेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे डिटर्मिनेंट में आप दो रोज इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन लगाते हैं, जबकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आप दो रोज सीधे इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि इक्वेशंस को ऑर्डर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दो रोज इंटरचेंज कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द नेगेटिव साइन।
इन द सेम वे आप किसी भी, अब जैसे डिटर्मिनेंट्स में हम ये नहीं कर सकते थे कि R2 को ऐसा लिख दिया, आपको R2 का कोफिशिएंट 1 रखना पड़ता है डिटर्मिनेंट्स में, लेकिन मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कोई इशू नहीं। आप इस रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो, ऐड कर दो, आपको बाहर 1/3 1/2 करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसी तरह से आप इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, पहली रो को बाहर 1/5 नहीं करना। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स बच्चों आपको अगर क्लियर हैं विद रेफरेंस टू दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो टाइप यस। अगर ये तीनों पॉइंट्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रेफरेंस में समझ में आ गए हैं तो टाइप यस। एक बार फिर से देख लो, पहला पॉइंट कहता है कि आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की किसी भी रो को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि आप दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हो, इंक्लूडिंग द राइट हैंड साइड ऑफ द पार्टीशन। दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरी चीज ये कह रहा है कि आप किसी भी रो को में दूसरी रो का लीनियर कॉम्बिनेशन ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो नाउ वंस यू गेट दिस आइडिया ऑफ द ऑपरेशंस जो हम कर सकते हैं, अच्छा इनको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, क्योंकि हम रो पे लगा रहे हैं ना, तो इनको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो अब चलते हैं कि ये गॉस एलिमिनेशन का फंडा कैसे, गॉस एलिमिनेशन कैसे यूज होता है इक्वेशंस में। ठीक है, हाउ डू वी यूज इट? द की आइडिया इज स्टेप 1, अब गॉस एलिमिनेशन मेथड देख रहे हैं, ये थोड़ा खुफिया टाइप का मेथड है ना, तो मतलब डू नॉट शेयर इट विद एवरीवन, बुक्स में नहीं है, इंजीनियरिंग में आईटीज में अंदर पढ़ोगे आप। तो गॉस एलिमिनेशन स्टेप 1, राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम। जो भी सिस्टम आपको दिया इक्वेशंस का, उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो। स्टेप 2, यूजिंग रो ऑपरेशंस, ये जो हमने ऊपर 3 पॉइंट सीखे थे, यूजिंग रो ऑपरेशंस क्रिएट zeros below the pivot values। अब ये नाम पे मत जाओ, पिवट वैल्यूज का क्या मतलब होता है मैं सिंपल समझा देता हूं। ये आपकी पहली पिवट वैल्यू है, ये आपकी दूसरी पिवट वैल्यू है। डायगोनल के अलॉन्ग जो वैल्यूज होती है ना, उनको पिवट वैल्यूज बोलते हैं। ये आपकी आखिरी वाली पिवट वैल्यू है। तो आपको क्या करना होता है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के इस्तेमाल से पहली पिवट वैल्यू पकड़नी है, इसके नीचे सारे जीरो बनाने हैं, फिर दूसरी पिवट वैल्यू पकड़नी है, इसके नीचे सब जीरो बनाना है, फिर तीसरी पिवट वैल्यू पकड़नी है, इसके नीचे सब जीरो बनाना है, एंड सो ऑन। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। हर डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो बनाने हैं यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एक बार ये बना लोगे तो फिर काम खत्म हो गया, बस यही है गॉस एलिमिनेशन में। ध्यान रखना, इस पूरे प्रोसेस से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बोरिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल, जो भी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, है ना, ये जो क्वेश्चन किया था अभी हमने, इस अच्छा खासा मेहनत लगी थी, कैलकुलेशन मिस्टेक का भी ध्यान रखना पड़ा था। नाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन। Let's remove this question number। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। मेथड थोड़ा टिपिकल लगेगा आपको, शुरुआत में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन एक्चुअली ये सबसे आसान है। आई ऑलवेज प्रेफर गॉस एलिमिनेशन ओवर एनी अदर मेथड। मतलब सबसे अच्छा मुझे लगता है गॉस एलिमिनेशन, दूसरा लगता है डिटर्मिनेंट्स, तीसरा लगता है मैट्रिक्स इन्वर्जन। तो अभी हम इसको गॉस एलिमिनेशन से करने वाले हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो यूजिंग गॉस एलिमिनेशन आपको सॉल्व करना है। तो अब देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहला काम आप करेंगे, यू विल डिजाइन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स।
ठीक है, ये हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई। अब आपको क्या करना है, आपको यूजिंग रो ऑपरेशंस यू हैव टू क्रिएट जीरोस बिलो द पिवट वैल्यूज। तो आपकी पहली पिवट वैल्यू कौन सी है, आपकी पहली पिवट वैल्यू है ये वाली, ये पहली पिवट वैल्यू है। आपको क्या करना है, इस पिवट वैल्यू की हेल्प से इसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो बनाने हैं। तो अब देखो कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम लोग पहली रो पे तो कोई चेंज करेंगे नहीं, तो फर्स्ट रो को तो ऐसे लिख देता हूं मैं, 1 1 6। ठीक है, अच्छा अब बच्चों इसको जीरो बनाना है। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करते हैं, हम सेकेंड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ध्यान रखना, आप दो इक्वेशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 0 -2 0 -4। और हम एक और काम करते हैं कि R3 में से 2 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, पिवट वैल्यू की हेल्प से ही, ये जो पहली पिवट वैल्यू है इसकी हेल्प से इसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो बनाने हैं। 1 को इन्वॉल्व करना है, इस सर्कल्ड वैल्यू को इन्वॉल्व करना है आपको, इसी की मदद से ही नीचे जीरो बना सकते हैं। R3 में जीरो बनाने के लिए हम R2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड R1 भी इस्तेमाल हो रहा हो। तो चलो अब मैं 2 की जगह जीरो बना रहा हूं, तो उसके लिए मैंने ये कर दिया, तो यहां पे आ जाएगा 0। इसमें से 2 टाइम्स ये सब्ट्रैक्ट करा -1, इसमें से 2 टाइम्स ये सब्ट्रैक्ट करा -3, इसमें से 2 टाइम्स ये सब्ट्रैक्ट करा -11। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, इस पूरे प्रोसेस से सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं आया होगा, सिस्टम सेम चल रहा है अभी, इक्वेशंस के वही सॉल्यूशन आएंगे जो पहले आ रहे थे। अच्छा नाउ अगेन, आपने 1 के नीचे सारे जीरो बना दिए। अब आपकी नेक्स्ट पिवट वैल्यू आती है, अगला डायगोनल एलिमेंट ये वाला। अब आपको इसकी हेल्प से इसके नीचे जीरो बनाना है, इसके नीचे तो एक ही एलिमेंट है, तो इसके नीचे जीरो बनाना है, मतलब ऊपर तो कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, 1 1 1 6। सेकेंड रो में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, 0 -2 0 -4। अब इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाना है, तो क्या करोगे, थर्ड रो में से, मतलब थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें से सेकेंड रो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तीसरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करो, थर्ड रो सब्ट्रैक्ट करो। तीसरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करा, सेकेंड रो सब्ट्रैक्ट करी। तीसरी रो को 2 से मल्टीप्लाई, सेकेंड रो सब्ट्रैक्ट। तीसरी रो को 2 से मल्टीप्लाई, सेकेंड रो सब्ट्रैक्ट। तीसरी रो को 2 से मल्टीप्लाई, सेकेंड रो सब्ट्रैक्ट। यहां तक भी देखो सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं आया होगा, वी हैव ओनली टेकन 2 स्टेप्स, और ये भी सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसमें कोई टाइम नहीं लगा होगा। यहां तक बच्चों अगर सबको समझ में आ गया तो टाइप यस। अगर इस स्टेप तक समझ में आ गया तो टाइप यस। ठीक है, आसान है अभी तक तो, कोई इसमें, इट्स वेरी इजी है ना। नाउ आवर जॉब इज डन, इक्वेशन सॉल्व हो चुकी हैं। अब आप सिर्फ ये देखो कि ये आपके पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, यहां से यहां पहुंचने पे सिस्टम के सॉल्यूशंस पे देयर इज नो इफेक्ट, कोई चेंज नहीं आया होगा। ठीक है, तो अब यहां से वापस से इक्वेशंस को रीड करना शुरू करते हैं। लुक एट दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और देखो इक्वेशंस क्या क्या दी थी। x plus y plus z is equal to 6, सेकेंड से आया -2y is equal to -4, थर्ड से आया -6z is equal to -18. So therefore from this equation you get z is equal to 3, from here you get y is equal to 2, and put y equal to 3 and z equal to 3 to get x equal to 1. Look at the ease of calculations, कितना प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, और बहुत लॉजिकल भी है। तो आपको क्या करना है बच्चों, बस ये एक पिवट वैल्यू पकड़नी है, इसके नीचे जीरो बनाना है, दूसरी पिवट वैल्यू पकड़ो उसके नीचे जीरो बनाओ, तीसरी पिवट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी 3/3 में, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ, स्कूल में मत लगा देना, सीबीएसई में फेल हो जाओगे। डू नॉट यूज दिस मेथड इन बोर्ड्स। ये आसान सा मेथड है, अभी हम इस पे और काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, विल बी टेकिंग सम मोर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो द होमवर्क फॉर टुडे विल बी, यू कैन अटेम्प्ट दिस। हाँ, आप एक काम करना बच्चों, मैंने एक होम असाइनमेंट अपलोड करा है, मतलब होमवर्क आपका रहेगा आज का
होम असाइनमेंट नंबर 2, मैट्रिसेस। अब ये एडजॉइंट, इनवर्स और उनकी प्रॉपर्टीज पे थोड़ा बहुत इक्वेशंस भी यूज हो सकती हैं। इसके अलावा गॉस एलिमिनेशन और मैट्रिक्स इन्वर्जन, ये अच्छे से पढ़ के आना, इनकी नेक्स्ट टाइम पे जरूरत पड़ेगी अच्छे से, है ना। विल गोइंग फॉर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस पार्ट। तो ये अच्छे से एक बार समझ लेना लॉजिक गॉस एलिमिनेशन का। 2-3 क्वेश्चंस आप डिटर्मिनेंट्स की चाहो तो उठा लेना, सिंपल से इस तरह के एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चंस, और एक बार गॉस एलिमिनेशन से करने की कोशिश करना। 2-3 क्वेश्चन करोगे सेट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन उठाना, वो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक करना हम नेक्स्ट टाइम पे सीखेंगे, उस पर नहीं जाना। सिंपल से क्वेश्चन एनसीईआरटी उठा लो, और सिंपल इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, उनको एक बार गॉस एलिमिनेशन से बनाने की कोशिश करना, तो आपको मेथड समझ में आ जाएगा अपने आप। You have to prefer Gauss elimination over determinants and determinants over matrix inversion. सबसे घटिया मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन। तो अगर यहां तक सबको समझ में आ गया तो टाइप यस। होमवर्क इज होम असाइनमेंट नंबर 2 ऑन मैट्रिसेस। है ना, 2-3 क्वेश्चंस याद से कर लेना एनसीईआरटी की बुक से, गॉस एलिमिनेशन यूज करके। एक आध एडजॉइंट वैसे मैट्रिक्स इन्वर्जन से वाला तो मैंने दिया ही रखा है आपको। और यहां तक के बच्चों क्वेश्चंस भी कर लेना, मेक श्योर कि 53 तक की प्रॉब्लम्स कर लेना आप, सॉल्व टिल 53। इसको दोनों मेथड से कर लेना, गॉस एलिमिनेशन से भी और मैट्रिक्स इन्वर्जन से भी, दोनों मेथड से कर लेना तो रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, कंक्लूडिंग सेशन ऑन मैट्रिसेस, तो वो हम फ्राइडे को कर लेंगे।